कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। 9 मंत्री उनके 7 पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री, जम्मू से 3 से 4 मंत्री, 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को 1 कैबिनेट पद दिया जाएगा। तो फिलहाल उमर कैबिनेट के मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। 9 मंत्री होंगे जो कुल मिलाकर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, जिसमें कि आपको बताते चले कि हर एक क्षेत्र से हर एक मंत्री हो गया, यानी कि कश्मीर घाटी से 4 से 5 मंत्री होंगे, तो वहीं 2 से 3 मंत्री जम्मू क्षेत्र से होंगे और वहीं 2 से 3 हिंदुओं को मंत्री पद दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से चुनी हुई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। 10 साल बाद नई सरकार शपथ लेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या कुछ रहेगा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूबे की नई सरकार आज शपथ ग्रहण करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी किया था। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब करीब 5 साल बाद जम्मू कश्मीर लोकतंत्र का नया अध्याय लिखने को तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों से मिले समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी और सरकार बनाने के लिए 54 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री आज शपथ लेंगे। कश्मीर घाटी से भी 4 से 5 मंत्री होंगे। जम्मू संभाग से भी 3-4 मंत्री होंगे। 2-3 हिंदुओं को भी मंत्री पद देने की बात चल रही है। जम्मू क्षेत्र के 1-2 निर्दलियों को एनसी कोटे से कैबिनेट पोर्टफोलियो भी दिया जाएगा। अकेली महिला मंत्री भी होंगी उमर की कैबिनेट का हिस्सा। गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को एक को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी। आप और सीपीआईएम को कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। आज उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार शपथ ग्रहण करके कामकाज शुरू कर सकती है। बीजेपी ने भी नई सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। अच्छी बात है, बहुमत उनको मिला है और उसी आधार पर नई सरकार बनेगी और 10 साल बाद लोकतंत्र लगभग 6-6.5 वर्ष बाद 2018 में 19 जून को जब ये सरकार का समर्थन वापस हुआ था, तब से सरकार नहीं थी। तो 6-6.5 साल बाद सरकार बन रही है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार बनने से जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर और तेजी से बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। टेक्निकल खामियों के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। मुंबई से दिल्ली आ रहा था ये विमान। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी आपको बताते चले कि करानी पड़ी है इमरजेंसी लैंडिंग। तो अचानक से बताया जा रहा है तकनीकी खामी के चलते ये फैसला लिया पायलट्स ने और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। फ्लाइट में अचानक से तकनीकी खामी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। और एक बार फिर से देखिए ये खबर सामने आई है, जहां अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और यात्री लगातार परेशान नजर आए, क्योंकि जो बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, क्योंकि मुंबई से दिल्ली की ओर ये फ्लाइट आ रही थी और अचानक से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह फ्लाइट रोकनी पड़ी टेक्निकल कारण के चलते। और अब बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर पर सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन इसी कड़ी में मिल्कीपुर को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में है और इस वजह से यहां पर बाद में चुनाव कराया जाएगा। क्या कुछ रहेगा खास उपचुनाव के दौरान, क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से हिदायत दी गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई तो विपक्ष हाय तौबा मचाने लगा और अयोध्या की हार पर विपक्ष बीजेपी को ताने मार रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में
मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही है? क्यों नहीं करा रही है उपचुनाव? बाकी जगहों पे आपने 9 उपचुनाव कर दिए और याद रखिए 9 की 9 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। अब विपक्ष चाहे जितना तंज कस ले, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जो कि लंबित है। Basheerhat is under the election petition. There is an election petition in Basheerhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। विपक्ष की मिल्कीपुर पर सियासत परवान चढ़ती उससे पहले बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। ऐसे में विपक्ष को अयोध्या के नाम पर सियासत करने का मौका हाथ से छूट गया। अब तारीखों का ऐलान कब होगा, ये चुनाव आयोग को फैसला करना है। और महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से वहां सनसनी फैली हुई है कि आखिर इसके पीछे वाकई में किसका हाथ था, क्योंकि लगातार इस तरह की वारदात सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। कई बड़े खुलासे हुए। क्या कुछ वो खुलासे हुए, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सिद्दीकी की महाराष्ट्र में हुई हत्या ने कई सवालों को जन्म दिया। कब, कैसे, कहां और किसने आखिर इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया? मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और एक-एक कर हो रहे हत्याकांड में कई बड़े खुलासे। रिपब्लिक भारत की टीम कुर्ला के उस घर भी पहुंची जहां हमलावरों ने अपना डेरा जमाया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटर जिस घर में रहते थे, उस घर में इस वक्त हम पहुंचे हैं। ये कुर्ला इलाके का वो फ्लैट है जहां पर शूटर्स रह रहे थे और इस फ्लैट पर अभी आप देखेंगे तो ताला इस फ्लैट पे लगा हुआ है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची थी। तमाम सबूतों को यहां से खंगाला गया है। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है, 2 सितंबर को शूटर्स ने ये घर किराए पर लिया था। इस घर को किराए के पर लेने के लिए 14,000 रुपए महीना तय भी किया गया था। मेरे वीडियो अगर अंदर की तस्वीर दिखाएंगे तो आपको उन शूटर्स की जो एसेसरीज हैं वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ जाएगी। हालांकि तीनों ही शूटर्स यहाँ पर रह रहे थे। 2 सितंबर से यहाँ पर रह रहे थे। जब रैकी करने जाते थे तो इसी घर से निकलते थे। ये भी बात सामने आ रही है कि शूटर्स की प्लानिंग यहीं पर ही की जाती थी और जो फोन पे डायरेक्शंस दिए जाते थे उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो भी यहाँ पर की गई है। शूटर्स जब यहाँ पर आए तो उनके पास कपड़ों के अलावा कुछ और नहीं था। उनके फोन से तमाम जो एक तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, जिसको वेरीफाई अभी पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि फोन में कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि जांच का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही जिस बाइक का इस्तेमाल हमलावरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए किया, उसे भी जब्त किया गया। हमले की जगह से 200 मीटर की दूरी पर एक बैग भी मिला। बैग में पिस्टल और पेपर भी मिले हैं। इस हत्याकांड में शामिल 2 शूटर पुलिस ने गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को मौके से धर लिया था। मामले में जिशान, शुभम लोनकर और शिव कुमार फरार है। हालांकि पुलिस शुभम लोनकर के भाई प्रवीण को गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस मामले में लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर दोनों ही हत्या में शामिल हैं। प्रवीण कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस और लॉजिस्टिक का जिम्मा संभालता था। आरोपियों के पास से 4 फोन भी रिकवर किए गए हैं। हत्या के बाद बड़ी रकम देने का वादा किया गया था। हर आरोपी को केवल उनका काम बताया गया। प्रवीण और शुभम ही इस ऑफर को लेकर पहुंचे थे। हत्याकांड से पहले कई बार पुणे में मीटिंग भी की गई। इन खुलासों के बाद मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। बहराइच में शूटर धर्मराज के परिवार के कई सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमसे वो रोज पुलिस आई है तब हम जान पावा है। उसके बाद वो कपड़ा ही दुकान पर मंजूरदारी करत रहे। वहाँ से हमका ना पता है कि कहाँ हमारे बच्चे को ले गए हैं, कोई बतावन नहीं। माता जी, हरीश को कब पुलिस लेकर गई थी और क्या बताया गया आपसे? कल रात में ले गई है। क्या पुलिस ने कहा जब वो यहाँ पर आई थी? तो कहीं हरीश का बम्बई ले जाई थी। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले कातिल शिव कुमार गौतम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर आदेश आ रहे थे। शिव कुमार गौतम को बिश्नोई गैंग ने ही आदेश दिया था। हैरानी की बात यह है कि शूटरों ने दशहरे का दिन ही चुना। उस दिन मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। परिश्रम से बनाई पहचान, पत्रकारिता की शान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर
सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।